Good morning everyone. This is Abhishek and today in this video we are going to study about Mughal Empire. More about Mughal Empire. हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि बाबर ने मुगल सल्तनत की नींव रख दी है भारत में। बाबर ने मुगल सल्तनत की नींव भारत में रख दी है। अब कैसे कैसे ये मुगल सल्तनत जो कि यहां से स्टार्ट होता है, कहां से, ऐसे ये हमारा प्यारा सा भारत है, यहाँ से ये लोग एंटर करते हैं और दिल्ली में ये लोग पहला अपना स्टैब्लिशमेंट करते हैं। अब ये मुगल सल्तनत पहले दिल्ली में था, अब ये कैसे पूरे भारत में ये अपना पांव फैलाता है, इधर साउथ, इधर पूरा बंगाल, ये ले लो पूरा बंगाल। मैं बहुत ही खराब मैप बना रहा हूँ लेकिन आप समझ सकते हो। ये पूरा जो बंगाल का हिस्सा है, ये डेक्कन ये वाला हिस्सा, और राजस्थान, राजपूताना में ये लोग एंटर करते हैं और कैसे किन किन राजपूत राजाओं को हराते हैं, ये सब हम इस वीडियो में जानेंगे। ठीक है, तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं। पहला मुगल किंग कौन था? बाबर ने पहली लड़ाई लड़ी थी पानीपत की और हराता है किसको? इब्राहिम लोदी को। इब्राहिम लोदी को हराने के बाद से वो बैटल ऑफ खानवा में राजपूत किंग राणा सांगा को हराता है। फिर चंदेरी की लड़ाई लड़ता है और यहां से जो है मुगल सल्तनत की भारत में नींव पड़ जाती है। और 1530 में इन 1530 हुमायूं, आफ्टर द डेथ ऑफ बाबर डाइड, 1530 में बाबर क्या होता है? उसकी मौत हो जाती है। हुमायूं होता है, हुमायूं became the ruler of मुगल सल्तनत। ओके, हुमायूं अब यहां से राजा बनते हैं और 10 ईयर तक, 10 सालों तक हुमायूं दिल्ली पे राज करते हैं। और इस दौरान ये कई लड़ाइयां लड़ते हैं। लड़ाई लड़ने के बाद से एक बिहार में डेवलपमेंट हो रही होती है। बिहार में एक इंसान है, कौन? शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी, ये सूरी डायनेस्टी का एक किंग होता है। तो इसके बारे में थोड़ी सी एक स्टोरी जान लेते हैं। शेर शाह सूरी वॉज नॉट किंग एट दैट टाइम। वो उस समय एक जमींदार का बेटा होता है। शेर शाह सूरी क्या होता है? एक जमींदार का बेटा होता है बिहार में। ठीक है, बिहार में सूरी कैसे पहुंचे आपको ये पता है? बिहार में सूरी तब पहुंचे थे जब दिल्ली के सुल्तान राज करते थे। उस समय पूरे दिल्ली और बंगाल, बिहार, सब जगह पे अफगानियों का, टर्किश लोगों का राज हो गया था। ठीक है, तो वहीं पे ये सूरी जो थे, इनके पिताजी वहां पे बिहार में क्या थे? जमींदार थे। और जमींदार का ये बेटा था और ये क्या करता था? ट्यूशन पढ़ाने जाता था बिहार के गवर्नर के घर। बिहार के गवर्नर के घर ये क्या करने जाता था? ट्यूशन पढ़ाने जाता था। इस ट्यूशन के दौरान क्या होता है? वो रोज ट्यूशन पढ़ाने जा रहा होता है, गवर्नर की वहां पे मौत हो जाती है। ठीक है, जो बिहार का उस समय गवर्नर होता है अहमद शाह, उसकी मौत हो जाती है और उनकी जो बीवी होती है उनसे ये शादी कर लेते हैं। कौन? शेर शाह सूरी। और शेर शाह सूरी शादी करने के बाद से क्या बन जाते हैं? बिहार के गवर्नर बन जाते हैं। अब देखना, याद रखना, शेर शाह सूरी बिहार के गवर्नर से शादी करते हैं। अब बिहार की जो गवर्नर की पत्नी होती है, मीन्स जो अभी शेर शाह सूरी की पत्नी बन चुकी है, उनकी बहन होती है, वो मिर्जापुर की गवर्नर होती है। वो मतलब उनके जो पति होते हैं वो किसके गवर्नर होते हैं? मिर्जापुर के गवर्नर होते हैं। और ये यहां पे आई होती है बिहार में घूमने के लिए। तो शेर शाह सूरी इनको रास्ते में लेके जाता है, मतलब मिर्जापुर वापस छोड़ने के लिए लेके जाता है। तो इस बीच में क्या होता है? एक शेर सामने आ जाता है और शेर शाह सूरी उसे मार देते हैं। ऐसा हिस्ट्री है, तभी इनका नाम शेर शाह पड़ता है। इससे पहले इनका नाम शेर शाह नहीं था। ठीक है, तो शेर शाह इस शेर को मारते हैं यहाँ पे रास्ते में। तो क्या होता है? वो जो लेडी होती है वो काफी खुश हो जाती है, इंप्रेस हो जाती है कि ये इंसान कितना ताकतवर है, शेर को भी क्या कर सकता है? मार सकता है। और इसी बीच क्या होता है? कुछ दिन बाद से मिर्जापुर के गवर्नर की भी मौत हो जाती है। इसे कहते हैं लक। इसे कहते हैं लक।
मिर्जापुर की गवर्नर की मौत हो गई, ये बेचारा शेरशाह सूरी इनसे भी शादी कर लेता है। ठीक है, ये क्या करता है, इनसे भी शादी कर लेता है। अब बिहार इतना बड़ा स्टेट है बिहार, और यूपी का मिर्जापुर, ये दोनों का गवर्नर बन गया। ये कौन, शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी बिकम द गवर्नर ऑफ बोथ बिहार एंड व्हाट, मिर्जापुर। ठीक है, अब इस बात से ये जो हुमायूं साहब हैं इनको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है कि एक इतना बड़ा एरिया का मालिक बन रहा है शेरशाह सूरी, ये अपना पावर बढ़ा रहा है। ठीक है, ये बात इनको बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती है हुमायूं की, और ये पहुंच जाते हैं कहां पे, मिर्जापुर में इससे लड़ाई करने के लिए। किससे, इन्होंने सोचा कि हमारा अपोजिशन कोई अगर ताकतवर होगा तो दिल्ली में आके वो खतरा बन सकता है हमारे लिए। तो ये पहुंच जाते हैं हुमायूं कहां पे, शेरशाह सूरी को डिफीट करने मिर्जापुर में, और मिर्जापुर में लड़ाई होती है, लेकिन शेरशाह सूरी वहां पे इनको हराने में कामयाब हो जाता है। ठीक है, पहली लड़ाई में क्या होता है, पहली लड़ाई में शेरशाह सूरी हार जाता है। हारने के बाद से क्या होता है कि हुमायूं अब एक मुगल बादशाह, उन्हें तो फर्क ही नहीं पड़ता है कि एक छोटा सा किला हम रखें या ना रखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनके पास दिल्ली जैसा बड़ा सल्तनत है। तो ये उसको हरा देते हैं और उसको माफ कर देते हैं, वहीं पे छोड़ देते हैं और वापस चले जाते हैं। उनको क्या करना चाहिए था, वो जो मिर्जापुर का किला था उसको अपने हैंड में ले लेना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे उनसे गलती हो जाती है। और हराने के बाद से ये जब वापस आ रहे होते हैं कहाँ, अपने दिल्ली, तो थोड़ा ये क्या होते हैं, चर्सी होते हैं। चर्सी समझते हो, नशेड़ी, क्या होते हैं, हाँ मतलब एल्कोहलिस्ट होते हैं, बहुत दारू सिगरेट गांजा ये बहुत पीते हैं। ये बाबर अपने पिता के साथ ही बैठ के पिया करता था हुमायूं। ठीक है, तो ये करता हारता जीतता है वॉर को, उसके बाद से दारू में डूब जाता है, दारू में डूब जाता है, और उसके बाद फिर से एक बार शेरशाह सूरी इन पे अटैक कर देता है। क्या कर देता है, शेरशाह सूरी इन पे अटैक कर देता है, और इस अटैक के साथ क्या होता है, इनसे तो तलवार चल नहीं रहा होता है। अगर आप नशे में रहोगे तो तलवार चलाओगे, तलवार चल नहीं रहा होता है, और ये बेचारे इनको हारना पड़ता है। 1540 में ये हार जाते हैं और भाग जाते हैं। कैसे भागते हैं इसके पीछे भी कहानी है। ये जमुना नदी के किनारे जाके डुबकी लगा देते हैं, तैरने भी नहीं आता है इनको। जो आदमी शराब के नशे में चूर हो वो नदी में तैर पाएगा, नहीं तैर पाता है। तो इनके साथ एक भिष्टी होता है, भिष्टी समझते हो, जो राजा को पानी पिलाता है उसको भिष्टी बोलते हैं। ठीक है, वो भिष्टी इनको नदी पार कराता है तैर के, और ये नदी पार करके जैसे तैसे अपनी जान बचा के कहाँ भागते हैं, राजपूताना राजस्थान। कहाँ पे, राजस्थान में भागते हैं। और राजस्थान में वहां भी एक बहुत अच्छी स्टोरी है। वहां पे जाते हैं तो वहां के जो किंग होते हैं वो इनको सपोर्ट कर देते हैं, इनको मतलब शरण दे देते हैं। शरण देना समझते हो, अपने घर में जगह दे देते हैं, और जगह देने के बाद से वहां पे इनकी मुलाकात होती है अकबर की माँ से। किससे, अकबर की माँ से इनकी मुलाकात होती है। और 1541 में अकबर जो होते हैं उनका जन्म होता है। 1540 में राजस्थान में पहुंचते हैं, और 1541-42 में अकबर का क्या होता है, जन्म होता है। लेकिन जो राजा इनको सपोर्ट करते हैं वो कहते हैं कि शेरशाह सूरी हमारे पास आएगा। देखो 1540 में शेरशाह सूरी कहां पहुंच गया है, दिल्ली। 1540 में कहां पहुंच गया, क्यों, क्योंकि उसने दिल्ली के सुल्तान को क्या कर दिया है, मगर मुगल सुल्तान को उसने डिफीट कर दिया था। हुमायूं ने अपना जो भी राजपाट था उसे छोड़ के वो कहां भाग गए थे, राजस्थान। ठीक है, तो राजस्थान भागने के बाद से ये जो दिल्ली में शेरशाह सूरी इतना ताकतवर इंसान, शेर को मारने वाला इंसान, वो कहता है कि जिसने भी सपोर्ट किया है किसको, हुमायूं को, हम उसको भी क्या करेंगे, पीटेंगे। क्या करेंगे, उसको भी पीटेंगे। तो इस डर से जो राजा, राजस्थान के जो राजा इनको सपोर्ट कर रहे होते हैं वो बोलते हैं कि देखिए मैं आपकी हिफाजत
नहीं कर सकता, आई कांट हेल्प यू, यू विल हैव टू फ्ली फ्रॉम द कंट्री, आपको इस कंट्री से क्या होना पड़ेगा, भागना पड़ेगा। और 1542 में हुमायूं जो होते हैं वो भारत छोड़ के कहां पहुंच जाते हैं, अपने दादा के घर, अगेन बाबर जहां से आया होता है, मतलब ईरान पहुंच जाते हैं। ठीक है, और ईरान पहुंचने के बाद से 10 साल वहां वो क्या करते हैं, 15 साल तक वहां पे एक तरीके से निर्वास में रहते हैं, कोई उनको सपोर्ट नहीं, बस खाना पीना जीना। और अकबर वहीं पे बड़े हो रहे हैं, कहां पे बड़े हो रहे हैं, उनके साथ, हुमायूं के साथ अकबर बड़े हो रहे हैं। फिर से क्या होता है, शेर शाह सूरी की मौत हो जाती है 1555 में शेर शाह सूरी की देहांत हो जाता है। क्या हो जाता है, शेर शाह सूरी का 1555 में देहांत हो जाता है। इस मौका का फायदा उठाकर हुमायूं वापस आता है और दिल्ली पे फिर से कब्जा अपना जमा लेता है। क्या करता है, दिल्ली पे अपना कब्जा जमा लेता है। और 1556 में हुमायूं की भी मौत हो जाती है लाइब्रेरी में, लाइब्रेरी से गिरने के दौरान उसकी क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। और 1556 में भारत का सबसे महान किंग सामने आता है, कौन, इन 1556 अकबर was succeeded the throne। अकबर जो है दिल्ली का थ्रोन सक्सीड करते हैं। सक्सीड करना समझते हो, नहीं, सक्सीड करने का मतलब दिल्ली के अगले सुल्तान बनते हैं, मतलब हुमायूं के बाद से अगला किंग कौन बनता है, अकबर। एट द अर्ली एज ऑफ 13 ईयर के एज में ये दिल्ली के क्या बन जाते हैं, किंग बन जाते हैं। अब 13 ईयर के एज में अभी तो बच्चा ही है ना, तो वो कैसे इतना बड़ा अंपायर संभालेगा। तो हुमायूं का एक बहुत ही लोयलिस्ट इंसान होता है, कौन, बैरम खान। ओके, कौन होता है, बैरम खान। तो यहां पे लिखेंगे बैरम खान सपोर्टेड अकबर इन द मिलिट्री कैंपेन। जितनी भी मिलिट्री कैंपेन करते हैं अकबर अगले 10 सालों तक, उसमें कौन सपोर्ट करता है उनको, बैरम खान। कौन, मिलिट्री सपोर्ट, बैरम खान। नाम याद रहेगा, ये कौन है, बैरम खान। बैरम खान एक लॉयलिस्ट होते हैं, फैमिली मेंबर ही मान लो उनको, किसके, बाबर के, किसके, हुमायूं के। गॉट इट। तो ये रही अकबर की कहानी। अकबर कैसे पैदा होते हैं, अकबर कहां पैदा होते हैं, राजस्थान में। कहां पैदा होते हैं, राजस्थान में। अकबर की माँ का नाम आप लोग कमेंट सेक्शन में बताओगे मुझे, ठीक है। अकबर की माँ का क्या नाम होता है। हुमायूं कैसे राजस्थान पहुंचते हैं ये पता है आप लोग को, हुमायूं कैसे राजस्थान पहुंचते हैं ये तो आपको पता चल गया होगा, तुमको पता चला, अच्छा चलो ठीक है। तो ये था अकबर का। अब हम अकबर के बारे में डिटेल पढ़ेंगे, मिलिट्री कैंपेन के कि कौन कौन से मिलिट्री कैंपेन करते हैं, बहुत ही लंबा इनका टेन्योर रहता है, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ओके, सो अब हम पढ़ेंगे जो अकबर हमारे हैं थ्रोन पे आ जाते हैं 1556 में। और याद रखना 1556 में अकबर किसको सक्सीड करते हैं, अपने पिता हुमायूं को, ठीक है। हुमायूं की मौत कैसे होती है आप ये भी बताओगे कमेंट सेक्शन में, या फिर लिख के बताना कि कैसे हुमायूं की मौत होती है। अब अकबर आते हैं 1556 में। 1556 ये तो मैंने आपको बता दिया। 1556 में अकबर दिल्ली पे अपना एस्टैब्लिशमेंट करते हैं अपने थ्रोन की, और उसके बाद से मुगल सल्तनत है इनके ही रीजन में सबसे ज्यादा फैलता है, नॉर्थ वेस्ट में। ये भारत का नॉर्थ वेस्ट हिस्सा है। नॉर्थ वेस्ट में कांधार एक जगह है, अफगानिस्तान में है इस समय। कांधार से लेकर ईस्ट में बंगाल तक, ईस्ट में बंगाल तक, साउथ में डेक्कन मतलब ये साउथ इंडिया का जो महाराष्ट्र वाला नीचे वाला हिस्सा है वो, और नॉर्थ में कश्मीर, ये पूरा कश्मीर जो है
इस पे इनका क्या होता है, राज होता है। वेस्ट में गुजरात, वेस्ट में गुजरात, ये सारा एरिया ये क्या करते हैं, कैप्चर कर लेते हैं अकबर बाई सेवरल मिलिट्री कैंपेन। इनका सबसे अच्छा जो कैंपेन होता है वो राजपूतों के साथ होता है। राजपूत कहां पे रहते हैं, राजस्थान में। राजपूत कहां पे रहते हैं, राजस्थान में। और सबसे फॉर्मिडेबल एनिमी जो है, किसी भी शासक के सबसे फॉर्मिडेबल एनिमी कभी भी कोई रहा है तो राजपूत रहे। कौन रहे, राजपूत, क्योंकि राजपूत साहसी और बहुत ही ज्यादा ब्रेव हुआ करते थे। ठीक है, तो इनको हराना लगभग मुश्किल हुआ करता था। ठीक, लेकिन अकबर ने इनके साथ सोचा कि हम क्यों ना इनके साथ क्या करें, राजपूत पॉलिसी अपनाया। अकबर ने कौन सी पॉलिसी अपनाया, राजपूत पॉलिसी। राजपूत पॉलिसी क्या कहता है कि हम राजपूत के घराने में शादी करेंगे, मैरिटल अफेयर्स, मैरिटल अलायंस करेंगे, या फिर दोस्ती कर लेंगे, या फिर अगर कोई लड़ाई लड़ता भी है तो हम लड़ाई लड़ेंगे और उसके राजा को लेकिन ह्यूमिलिएट नहीं करेंगे। राजा को ह्यूमिलिएट करना मतलब क्या होता है, राजा को ह्यूमिलिएट करना मतलब मैंने आपको हरा दिया, उसके बाद से आपको मार दिया, आपको कैद में बंद कर दिया, ऐसा कुछ नहीं था। अकबर राजाओं को हराता था। जैसे कि अकबर की एक बहुत फेमस लड़ाई है हल्दी घाटी की लड़ाई। कौन, हल्दी घाटी की एक लड़ाई है जिसमें वो महाराणा प्रताप से लड़ाई लड़ते हैं। अकबर किससे लड़ाई लड़ते हैं, महाराणा प्रताप से, और महाराणा प्रताप की वहां पे हार होती है। लेकिन अकबर उनके साथ कोई भी ह्यूमिलिएशन का काम नहीं करते। ह्यूमिलिएशन समझते हो, वही बेइज्जती नहीं करते हैं, उनको वापस से उसी इज्जत के साथ छोड़ दिया जाता है। लेकिन जहांगीर के समय नहीं, औरंगजेब के समय ऐसा कुछ नहीं होता है। औरंगजेब के समय जब वो किसी भी किंग को हराता है या कोई किंग उसके पास आता है सबमिट करने के लिए, मतलब अपनी अथॉरिटी एक्सेप्ट करने के लिए कि मैं मुगल के अंडर रहूंगा, वो एक्सेप्ट करने आता है तो उसको ह्यूमिलिएट करता था। कौन, औरंगजेब। जैसे कि शिवाजी कहां के राजा थे, मराठा के किंग थे, और उन्हें लगता था कि हमें क्या कर लेना चाहिए, हमें मुगल की जो अथॉरिटी है उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। मतलब मुगल तो कैसे न भी हमें जीत ही लेंगे। मुगल बहुत ताकतवर थे उस समय, जहां पे उनकी नजर पड़ जाती थी वो उनका हो जाता था। ठीक है, तो कुछ लोग या तो अपने यहाँ से अपने बेटियों की शादी कर देते थे मुगल के साथ और अलायंस कर लेते थे, और इसके बदले में उन्हें बहुत ही ज्यादा बड़ा पद मिलता था मुगल सल्तनत में। उनको मनसब बना दिया जाता था, मनसबदार बना दिया जाता था। ठीक है, और उनको कई सारे विलेजेस का या टेरिटरी का जागीरदारी मिल जाता था, मतलब बहुत पैसा भी मिलता था ये करने से। दो फायदा, एक तो आपकी बेटी की शादी हो जाएगी मुगल बादशाह से, मतलब जो भारत का सबसे अमीर व्यक्ति है उससे, और दूसरा आपको बहुत बड़े बड़े पोजीशंस मिलेंगे, आपका कोई भी सैनिक नहीं मरेगा। मैरिटल अलायंस से क्या फायदा है, मैरिटल अलायंस से खुशियां ही खुशियां, कोई भी गम नहीं, कोई खून नहीं बहेगा। इसलिए राजपूत पॉलिसी जो थी अकबर की, राजपूत पॉलिसी, ये बहुत ही बेनिफिशियल रही। लेकिन यहाँ पे राजपूतों के लिए उसके बाद से राजपूत का डिक्लाइन शुरू हो गया। अब यहाँ से राजपूत जो एक लड़ने वाली कम्युनिटी थी, राजपूत हमेशा से ही लड़ने वाली कम्युनिटी रही है, चाहे वो तोमार राजपूत से ले लो, तोमार राजपूत से स्टार्ट करो और महाराणा प्रताप तक, ये हमेशा लड़ते रहे हैं। लेकिन अकबर के रीजन में ये लोग लड़ना भूल जाते हैं। क्या हो जाता है, अब इनको तो आदत हो जाती है कि शादी कर देंगे अब अपने घर में, मुगल के प्रिंस से अपने प्रिंसेस की शादी कर देंगे और उनसे हमारा रिश्ता अच्छा रहेगा। इस चक्कर में ये लोग लड़ना भूल जाते हैं और यहाँ से राजपूत हिस्ट्री में डिक्लिनेशन स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, यहाँ से राजपूत लड़ना भूल जाते हैं। तो ये एक थोड़ी सी गलती हुई राजपूतों के साथ। कुछ लोग ऐसे थे जैसे कि सिसोदिया राजपूत ऐसे थे जो मुगल अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर दिया उन्होंने, और जो इंसान, जो राजपूत रूलर मुगल अथॉरिटी को या कोई भी किंग मुगल अथॉरिटी को एक्सेप्ट करने से मना कर देता था, उसको मुगलों का क्या करना पड़ता था, वॉर को सहना पड़ता था, और अल्टीमेटली वो हार ही जाते थे। ठीक है, जैसे कि गोलकोंडा में ये मुगल कैंपेन हुआ जहांगीर के समय में, ठीक है, सॉरी औरंगजेब के समय में। सिसोदिया राजपूत ने अथॉरिटी एक्सेप्ट नहीं किया तो सिसोदिया राजपूत को भी अकबर ने हराया। महाराणा प्रताप ने
अथॉरिटी नहीं एक्सेप्ट की। अथॉरिटी एक्सेप्ट करना मतलब गुलामी ले लेना। अथॉरिटी एक्सेप्ट करने का मतलब क्या हुआ कि आप किसके गुलाम हो गए, मुगलों के गुलाम हो गए। तो जिसने भी एक्सेप्ट नहीं की उनकी गुलामी, उन्हें क्या करना पड़ा, या तो लड़ाई करनी पड़ी या अपने गद्दी से हाथ धोना पड़ा। ठीक है, राजपूत पॉलिसी आप लोगों को समझ में आया। राजपूत पॉलिसी में क्या था, या तो फ्रेंडली अलायंस करते थे अकबर के साथ, या फिर मैरिटल अलायंस करते थे, या फिर अथॉरिटी को एक्सेप्ट कर लेते थे। बोलते थे कि हम कोई भी लड़ाई आपसे नहीं लड़ेंगे, हमें आपकी गुलामी मंजूर है। इसके बदले में अकबर उन्हें क्या देते थे, या फिर मुगल्स उन्हें क्या देते थे, मनसबदारी। मनसबदारी का मतलब कई सारे विलेजेस का उन्हें क्या मिल जाता था, मनसबदारी। वहां पे वो रेवेन्यू कलेक्ट कर सकते थे, रेवेन्यू कलेक्ट करके अपनी सैलरी अडॉप्ट कर सकते थे। मनसबदारी प्रथा हम पढ़ेंगे। ठीक है, ओके। ओके, अगले वीडियो में हम डिटेल में आपके बुक में जाएंगे। अभी कुछ स्टोरीज थी जिसको मैंने बता दिया। हम अगले वीडियोस में पढ़ेंगे मनसबदारी, जागीरदारी एक्सेट्रा, और होमवर्क मैं आपको दूंगा क्लास के दिन। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।